हाय किड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज कुछ टेक्निकल एरर आ रही थी जब मैं लॉग इन कर रही थी क्लास में, इसलिए मैं लेट हो गई। फिर ठीक विक कर आया फटाफट से, फिर ठीक हो गया। हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। शायद मे भी टेक्निकल एरर हो। हाँ, गेम क्लास में भी, मेरी क्लास में भी यार टेक्निकल एरर आया था। मतलब मैं लॉग इन नहीं कर पा रही थी, फिर मैंने टीम से बात की तो फिर हुआ। हाँ मैम, क्लास के एंड में टीजी लिंक दे दीजिएगा आप प्लीज, ठीक है? ओके ओके, चले भाई आज शुरू करें। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट सीक्वेंस करेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं आज आपको एक होमवर्क दूंगी, उसके बाद हम वो वाला टॉपिक करेंगे। यस, एक मैं चीज आपको दूंगी बनाने के लिए। आप लोगों को अपनी नोटबुक में वो बना के लाना है कल, जिससे कि हम टाइम बचा सके। वो मुझे कल देना चाहिए था आप लोगों को, बट यार मैं दे नहीं पाई आपको होमवर्क। तो आज हम डिफरेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, बट आपको पता है सारे टॉपिक ही मैम कराती है, तो ये भी मैम कराएगी। ठीक है भाई, चलिए। तो आज हम करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड पेडिग्री एनालिसिस, यानी कि लिंकेज रिकॉम्बिनेशन का टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज शुरू करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज है, बट अब ये मत सोचना मैम ने टॉपिक स्किप कर दिया, वो मैं कल की क्लास में आपको करा दूंगी। ठीक है, आज हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं आगे के। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज, क्रोमोसोमल मैपिंग, ये चार टॉपिक कल होंगे। ठीक है, अरे सब कराऊंगी, डोंट वरी। आज हम क्लास में शुरू करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ। प्लीज एवरीबॉडी प्लीज राइट द हेडिंग गाइस। तो आज का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। काफी बच्चे जो पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा। अगर कैसे डिसाइड होता है कि भाई लड़का होगा या लड़की होगी? हाँ भाई, कैसे डिसाइड होगा? अभिषेक, उसका सिम्टम ये होता है कि उसे हाइपोक्सिया, जब वो ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं तो अक्सर ऐसे लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, वैसे नॉर्मल रहते हैं कैरियर्स। हाँ भाई, कैसे डिसाइड होगा? एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की मदद से, बिल्कुल सही बात है। तो आइए सबसे पहले सेक्स एमनियोसिंथेसिस से होगा। क्या बात है फातिमा दीदी, रॉकिंग इन द क्लास, गिविंग अस आंसर्स व्हिच आर वेरी रियलिस्टिक, वेरी नाइस। फातिमा दीदी रॉक्स। चलिए भाई, तो सबसे पहले सेक्स डिटर्मिनेशन हम समझेंगे ह्यूमंस के केस में, बिकॉज वी नो ह्यूमंस, राइट? तो यहाँ पे आ जाते हैं हम ह्यूमंस के पास। लिखिए ह्यूमंस। अब ह्यूमंस के अंदर मेल एंड फीमेल देख लेते हैं। अगर फीमेल बनानी है तो क्या कॉम्बिनेशन चाहिए? फीमेल बनानी है तो क्या कॉम्बिनेशन चाहिए? ऑटोजोम्स चाहिए। और क्या चाहिए? एक्स एक्स चाहिए, एक्स वाई चाहिए, एक्स एक्स चाहिए। तो एक्स एक्स। वहीं अगर हमें मेल बनाना है तो ए प्लस ऑटोजोम्स या एलोजोम प्लस क्या होगा? एक्स वाई। ये चीज तो मैं आपको रिप्रोडक्शन में भी सिखा चुकी हूँ। तो जब एक्स एक्स होता है तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इस कंडीशन को कहते हैं होमोगेमेटिक कंडीशन। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? होमोगेमेटिक। क्योंकि यहाँ पे एक जैसे गेमीट बनते हैं। होमो मीन्स सेम, गेमेटिक मीन्स गेमीट्स। तो यहाँ पे सारे गेमीट्स एक्स वाले बनते हैं, तो इसलिए होमोगेमेटिक कहते हैं। बट यहाँ पे दो तरह के गेमीट्स बन रहे हैं, तो इसे होमोगेमेटिक बोलूं या हेट्रोगेमेटिक बोलूं? क्या बोलूं इसे? इसे हम बोलेंगे हेट्रोगेमेटिक। क्या बोलेंगे इसे? हेट्रोगेमेटिक। क्योंकि यहाँ पे दो तरह के गेमीट्स बनते हैं, 50% एक्स टाइप बनते हैं और 50% वाई टाइप बनते हैं। और 50% कैसे बनते हैं? वाई टाइप। ठीक है, यस। चलो, अब यहाँ पे देखते हैं, इसका एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो फीमेल से जो गेमीट्स बनेंगे वो ए प्लस एक्स टाइप बनेंगे। वहीं पे मेल से क्या क्या गेमीट बनेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ए प्लस एक्स टाइप, ए प्लस वाई टाइप। ये हो गए हमारे मेल एंड फीमेल के गेमीट्स। तो टेबल बना लेते हैं समझने के लिए। ये बन गई टेबल।
तो अगर ये वाला गेमीट इसके साथ फर्टिलाइज करेगा, ये मेल के हैं गेमीट्स, ये फीमेल के हैं गेमीट्स, ठीक है। अगर फीमेल का ये वाला गेमीट मेल के इसके साथ गेमीट के साथ फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगी, पिचिया रानी होगा या बदमाश लड़का होगा, बताइए जरा। A प्लस ए एक्स एक्स यानी कि फीमेल चाइल्ड, ठीक है। अगर a प्लस एक्स ए प्लस वाई के साथ गेमीट के साथ फ्यूज कर गया तो क्या बनेगा, बदमाश a प्लस ए एक्स वाई, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ये क्या है, a प्लस ए एक्स एक्स, a प्लस ए एक्स वाई। तो यानी कि यहाँ पे 50% क्या होने के चांसेस है एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, 50% चांसेस होते हैं मेल चाइल्ड के, वही 50% चांसेस होते हैं फीमेल चाइल्ड के। तो यहाँ पे भगवान बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करता हुआ, बाकी आपकी किस्मत है, ठीक है, बाकी क्या है, किस्मत है। डन बच्चों, क्या ये हमको समझ में आया नहीं आया। तो इस केस में हु इज द मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर, इट इज अ मेल गेमीट who is the deciding factor in sex determination in humans। अगर Y वाला फर्टिलाइज करेगा तो बॉय, X वाला फर्टिलाइज करेगा तो गर्ल, ठीक है गाइस। क्या हमको यहाँ तक समझ में लगा या नहीं लगा, सब बताएंगे चैट सेक्शन में, बिल्कुल भी डरावना कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं एक चीज यहाँ पे लिखूंगी और फिर बच्चे मुझे बताएंगे सब कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज एवरीबॉडी। अब हम बर्ड्स का करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी चिड़िया। ये वही चिड़िया है जो वीकेंड पे उड़ उड़ के आ जाती है घर में, ठीक है। एक है फीमेल चिड़िया जो होती है हमारी ए प्लस ए ऑटोजोम्स प्लस ZW, मेल चिड़ा ए प्लस ए ZZ। तो अब यहाँ पे इसकी पूरी टेबल बनाइए जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है। पहले दोनों के गेमीट्स बनाइए, गेमीट्स बनाने के बाद ये टेबल बनाइए। चलिए क्लास वर्क बेटा जितना हम खुद से करेंगे जेनेटिक्स उतना याद होगा। सबसे इजी चैप्टर पूरे बायो का, बस क्लास में थोड़ा सा अपने से काम किया करो। मैं हमेशा कहती हूँ एक मैं कराती हूँ एक तुम खुद किया करो, क्लास में याद हो जाती है फिर चीजें। बना लिया सबने? डन। अब देखिए इधर, तो ये वाली कंडीशन क्या हमारी, होमोगेमेटिक हेट्रोगेमेटिक। तो यहाँ पे महिला होती हुई हेट्रोगेमेटिक, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के गेमीट बनेंगे, एक Z वाला एक W वाला। जबकि मेल इस केस में होमोगेमेटिक हो जाता है क्योंकि इसका एक ही तरह का गेमीट बनेगा, वो है Z और Z टाइप का। तो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम गेमीट्स देखें तो यहाँ पे फीमेल बना लेते हैं और यहाँ पे हम मेल के गेमीट्स बना लेते हैं। बनाइए बच्चों, क्लास में सब अपना अपना करते चलेंगे। ये देखिए, तो अब फीमेल के बना लेते हैं A प्लस Z, A प्लस W, A प्लस Z, A प्लस Z, ये मेल गेमीट्स हो गए। फर्टिलाइजेशन के बाद A प्लस Z, यानी ये बन गया मेल, ठीक है। A प्लस A Z, ये भी बन गया मेल। यहाँ बन गया A प्लस ZW, A प्लस ZW, ये दोनों बन गई फीमेल। तो यानी कि यहाँ पे भी 50-50 क्या है बच्चा पार्टी, यहाँ पे भी 50% चांस है मेल के और यहाँ पे भी 50% चांस है फीमेल होने के। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, what is the difference between human sex determination and bird sex determination? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा नीट में आता है। what is the main difference between human sex determination and bird sex determination? That is a female. In humans female is homogamitic, while in birds the female is heterogamitic. Here the father will decide the gender of the child, here mother will decide the gender of the child. लिखिए सब, एक और क्लास एक्सरसाइज करें। नाउ वी विल टेक द थर्ड कैटेगरी, कॉकरोच, लोकस्ट, ग्रासहोपर। ये भी खुद से बनाने की कोशिश करना बच्चा पार्टी।
नेक्स्ट इज कॉकरोच, या क्वेश्चन आ सकता है इंसेक्ट के रूप में, या आ सकता है क्वेश्चन ग्रास होपर के रूप में। ग्रासहोपर इज आल्सो कॉल्ड एज किडी, आल्सो कॉल्ड एज लोकस्ट। यानी कि यहाँ पे हम टेक्निकली इंसेक्ट्स के बारे में बात करें, इंसेक्ट्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मेल को देखें तो मेल है यहाँ पे ए प्लस एक्स, एक एक्स। ठीक है, वहीं पे अगर इसके फीमेल की बात की जाए तो ये फीमेल है ए प्लस एक्स एक्स। व्हाट इज दिस कंडीशन? यानी कि इसके पास टोटल क्रोमोसोम है ही नहीं। अगर इसके पास 64 क्रोमोसोम है तो इसके पास 63 क्रोमोसोम है। समझ रहे हो बात को? इसके पास एक क्रोमोसोम कम है। ठीक है, किसके अंदर? कॉकरोचेस में, मेल कॉकरोच में। तो जब एक क्रोमोसोम कम होता है तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज हेमीजाइगस कंडीशन। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? हेमीजाइगस। क्योंकि हेमीजाइगस इंडिकेट्स दैट वन सेक्स क्रोमोसोम इज लेस एज कंपेयर टू द ऑपोजिट सेक्स। जबकि यहाँ पे फीमेल क्या है? होमोगेमेटिक। फीमेल क्या है? होमोगेमेटिक। ये एक तरह के ही गैमीट्स प्रोड्यूस करेगी। तो अब टेबल बनाइए सब। कम ऑन एवरीबॉडी। डन बच्चों? आइए अब मैं बताती हूँ। ये हो जाएगा ए प्लस 0, 0 माने कुछ नहीं, ए प्लस एक्स। ये हो गए हमारे मेल गैमीट्स। अब बना लेते हैं फीमेल गैमीट्स। ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स। ओके, ए प्लस एक्स नॉट, ए प्लस एक्स नॉट, ए प्लस एक्स एक्स, ए प्लस एक्स एक्स। तो ये 50% क्या बने? 50% हेमीजाइगस वाले क्या बने? मेल बने। और यहाँ 50% क्या बनी? फीमेल बनी, होमोगेमेटिक वाली। तो यानी कि इनमें एक क्रोमोसोम कम होता है। क्या हमें यहां तक समझ में आया नहीं आया? ओके, आउट ऑफ द थ्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक? ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में। आउट ऑफ द फॉलोइंग in which female is heterogametic, फीमेल इज हेट्रोगेमेटिक। बर्ड्स, बिल्कुल सही। ऐसे क्वेश्चन आएंगे सिंपल से, बिल्कुल घबराने की चीज नहीं है इसमें। फिर आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ब्लू कलर से लिख रही हूँ इसको। वो है हमारा हनी बी। हनी बी ऑल्सो कॉल्ड एज एपिस इंडिका। ये इसका साइंटिफिक नेम है बच्चों, एपिस इंडिका। हनी बी सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसको पहले समझेंगे बच्चे, उसके बाद हम शुरू करेंगे आगे। तो बेटा सबसे पहले हमको लौंडा चाहिए, यानी कि ड्रोन्स। द मेल्स ऑफ हनी बी आर कॉल्ड एज डैश। द मेल्स ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एज डैश। हाँ जी बच्चों, ड्रोन्स। क्या कहते हैं इन्हें? ड्रोन्स। एंड द फीमेल फर्टाइल, फर्टाइल फीमेल इज कॉल्ड एज क्वीन बी। फर्टाइल फीमेल इज कॉल्ड एज क्वीन बी। प्लॉइडी, अगर इनके शरीर के सेल्स की बात करें तो ड्रोन्स क्या होते हैं? हमारे हेप्लॉइड होते हैं, और क्वीन भी हमारी डिप्लॉइड होती है। अगर यहाँ पे गैमीट्स बनाने हैं, अगर ड्रोन्स को गैमीट्स बनाने हैं तो माइटोसिस के थ्रू बनाएगा या मियोसिस के थ्रू बनाएगा? किसके थ्रू बनाएगा? माइटोसिस के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी हेप्लॉइड है।
अगर गैमीट्स बनाने हैं ड्रोन्स को तो प्रोसेस कौन सी चलेगी, माइटोसिस ना कि मियोसिस। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि अगर ड्रोन्स को गैमीट्स बनाने तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड, इज इट माइटोसिस और इट इज मियोसिस। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये डिफरेंट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अगर क्वीन बी को बच्चों गैमीट्स बनाने हैं तो प्रोसेस कौन सी लगेगी, मियोसिस। वेरी गुड, प्रोसेस कौन सी लगेगी बच्चों, मियोसिस। तब बनेंगे हमारे हैप्लॉइड गैमीट्स। गैमीट्स बना लिए। अब कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, देखिए नाउ द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन समझते हैं। ये हमारी फीमेल क्वीन बी का एब्डोमेन है। क्या बनाया मैम ने, क्या बनाया मैम ने, ये है फीमेल क्वीन बी का एब्डोमेन। ठीक है, यहां पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है एब्डोमेन के अंदर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर। उस बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम है स्पर्मथीका। क्या नाम है इसका, स्पर्मथीका। स्पर्मथीका वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्टोर्ड होते हैं स्पर्म्स, स्पर्म्स स्टोर्ड। तो जब क्वीन बी अपने बहुत सारे ड्रोन्स के साथ उड़ती है, उसे कहते हैं नप्चियल फ्लाइट। क्या कहते हैं उसको, नप्चियल फ्लाइट। उस नप्चियल फ्लाइट में एक एक करके ड्रोन अपने स्पर्म्स इस स्पर्मथीका के अंदर स्टोर करके चला जाता है, फिर मर जाता है। ठीक है, उसका यही काम है जीवन में। अब यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म्स हैं, ये देखिए भर चुका है स्पर्मथीका, बहुत सारे, आप सोच भी नहीं सकते कितने सारे होंगे ये। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, ये क्वीन बी यहाँ पे बना रही है अपने एग्स। ये क्या है, क्वीन बी के एग्स है। एक टाइम पे 2000 अंडे होते हैं, 2000 एग्स। तो एग्स तैयार है, स्पर्म तैयार है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा गाइस, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन बता जरा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहां से आएगा एग, यहां से आएगा स्पर्म, दोनों करेंगे फर्टिलाइज टू फॉर्म जाइगोट। ये बन गया आपका जाइगोट। फर्टिलाइजेशन होगी ना, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, बनेगा जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये दो कंडीशंस में पाला जाता है। एक है नो फूड, यानी कि कम फूड, घटिया क्वालिटी का फूड, तब ये बन जाती है वर्कर बीज, यानी कि इनको रिप्रोडक्शन करने का हक नहीं दिया जाता है जीवन भर। इनको सिर्फ कामकाजी महिला बोला जाता है। ये पंखा लाना, सफाई करना, क्वीन जब गर्मी लगती है तो ऐसे ऐसे फड़फड़ाती रहती है, ले 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 ठंडक ले ले, अरे ले 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 ठंडक ले ले। ठीक है, या फिर वो नेक्टर लाना, सब बच्चों को पालना जो नए बच्चे आए हैं, ठीक है, ये सब काम करना, ट्रेनिंग देना, ये सब काम करती है। ठीक है, तो वर्कर बीज क्या है, दीज आर स्टेराइल डिप्लॉयड फीमेल। वहीं पे अच्छा फूड एक दो को खिलाया जाता है, उसकी हेल्थ देके चुनाव होता है इसमें। गुड फूड, जो बच्चे हैं उनमें देखा जाएगा सबसे अच्छी महिला कौन सी है, उसको अच्छा खाना खा दिया जाएगा, सबसे ज्यादा उसकी टेक केयर की जाएगी, क्योंकि वो बनेगी आने वाले जमाने की क्वीन बी। ये बन गई क्वीन बी जो कि फर्टाइल डिप्लॉयड फीमेल है। इन स्टोरीज को सुन के मजा आता है ना, पढ़ने में, बायो में। अब आप कहेंगे मैम 2000 अंडे थे, यहाँ पे 2 लाख स्पर्म थे, बाकी का क्या करेंगे मैम, ये तो सिर्फ 2000 अंडे बना रही है। मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख स्पर्म है मैम, बाकी का क्या करेंगे, क्या वेस्ट कर देंगे, नहीं मेरे लाल, वेस्ट थोड़ी करेंगे। अरे वेस्ट करने से अच्छा लड़के बना दो उनका, है ना। यस, बस आवारागर्दी करेंगे घूम घूम के, सब लड़कियों के कान पे जगह ये सब करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो हमारे अनफर्टिलाइज्ड एग्स है, अब जो हमारे अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये ड्रोन्स में
डेवलप कर जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अरे स्पर्म नहीं एग से बनेगा, सॉरी बच्चों, स्पर्म से नहीं एग से बनेगा, सॉरी ये मैंने गलत कह दिया। यहाँ पे जो अनफर्टिलाइज्ड एग रहते हैं उनका, जो स्पर्म यहाँ पे रहेंगे उनका कुछ नहीं होगा, वो वेस्ट ही होंगे। ये मेरे से गलती हो गई, स्पर्म से नहीं बनते, हमेशा एग से बनते, क्योंकि एग में न्यूट्रिशन होता है, स्पर्म तो किसी काम का ही नहीं होता। ये मेरे से गलती हो गई, ये अनफर्टिलाइज्ड एग होगा, मैं लिख देती हूँ। हमेशा एग से बनते हैं, स्पर्म से कुछ नहीं बनेगा। अरे उसके अंदर सिर्फ जेनेटिक मटेरियल के अलावा होता क्या है? कुछ नहीं होता उसमें जेनेटिक मटेरियल के अलावा, दैट कैन नॉट सपोर्ट अर्ली डेवलपमेंट, ना न्यूट्रिशन होता, कुछ भी नहीं। ओके मैम, कोई बात नहीं, थैंक्स आलोक। ये लो, ड्रोन स्टेराइल थोड़ी होते हैं, बना तो रहे गेमीट्स, फर्टाइल होते हैं। चलो अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? वर्कर बी फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज्ड, एवरीबॉडी इन द चैट सेक्शन, वर्कर बी फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज्ड, वर्कर बीज फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड। अरे बोर्ड देखो ना, गलत आंसर क्यों दे रहे हो? वर्कर बीज आर 2n लिखा तो है, 2n कैसे हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद? क्यों गलत जवाब दे रहे हो? फर्टिलाइजेशन के बाद बनती है वर्कर बीज, ठीक है। क्वीन बी फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज्ड, क्वीन बी फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज्ड, ये भी फर्टिलाइज्ड। दोनों में फर्क क्या है? वो स्टेराइल है, ये फर्टाइल है। क्यों वो स्टेराइल है, वो फर्टाइल है? क्योंकि इसको अच्छा खाना नहीं मिलता, उसको अच्छा खाना मिलता है। देन अनफर्टिलाइज्ड एग्स, जो एग्स रह जाते हैं, जो फर्टिलाइज नहीं हो पाते, उनका क्या? वो डेवलप कर जाते हैं ड्रोन्स में। When the unfertilized egg develops into an organism, the process is called parthenogenesis. This is in case of drones. अब ड्रोन्स को अगर क्या बनाना है, ड्रोन्स को अगर गैमीट बनाना है, तो प्रोसेस कौन सी लगेगी? माइटोसिस। प्रोसेस कौन सी लगेगी? माइटोसिस, ना कि मियोसिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड इन केस ऑफ हनी बी। सबको क्लियर हो गया? नाउ कैन वी स्टार्ट विद ड्रोसोफिला। बना लीजिए सब। मैम आप जेनेटिक्स की एनसीईआरटी रीडिंग करवाओगे? अरे यार वो तो बहुत बकवास है, कुछ दिया ही नहीं हुआ एनसीईआरटी ने तो। एनसीईआरटी पढ़ के मुझे ही नहीं समझ में आता 11th 12th में अपना जेनेटिक्स। मुझे एक्चुअली में जेनेटिक्स पता है कब समझ में आया? जब मैं अपने मास्टर्स में गई, वहां पे बहुत बड़े टीचर हैं जेके रॉय सर, प्रोफेसर जेके रॉय, जिन्होंने ये काफी बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ काम किया हुआ है, बीएचयू के बहुत ही नामी प्रोफेसर है। वो मेरे से जेनेटिक्स का क्वेश्चन पूछते थे क्लास में, और मैं दे नहीं पाती थी। फिर उनको लगा कि शायद उसको समझ नहीं आता जेनेटिक्स। फिर उन्होंने एक दिन, सोचो इतने बड़े प्रोफेसर बीएचयू के, उन्होंने मुझे बुलाया लैब में, ठीक है, और उनके दो और शिष्य थे उनके साथ, पीएचडी स्कॉलर्स। उन तीनों ने मिलकर मेरे को समझाई जेनेटिक्स, फिर मेरे को समझ में आनी शुरू हुई। तो मैं कभी भी बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करती कि समझ सकते, क्योंकि मुझे ही समझ नहीं आता था। उस टाइम पे मेरे को मास्टर्स में जाके समझ में आने लगी जेनेटिक्स, तब मेरे सवाल और कॉन्सेप्ट सॉल्व होने लगे। फिर मैंने रसल सॉल्व की, कैम्पबेल सॉल्व की, और वॉटसन सॉल्व की, तब जाके मुझे समझ में आया कि जेनेटिक्स है क्या। भाई पढ़ाई तो मैं सच बता रही हूँ, अगर असली पढ़ाई है तो बीएचयू में होती है। वहां पे प्रोफेसर्स आपको ट्यूशन भी पढ़ा देते हैं। The best decision I've ever made in my life is to leave DU and go to BHU. सबसे अच्छा डिसीजन था मेरी लाइफ का। अगर मुझे लगता है मैं डीयू में रहती, तो शायद बस मैं, कहते ना, गो विद द फ्लो, बट गो इनटू द डेप्थ, वो नहीं हो पाता। दैट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द यूनिवर्सिटीज।
रामदास के टीचर्स बहुत बढ़िया थे, ठीक है, बट मैं कहूंगी कि कुछ टीचर बहुत बढ़िया थे, कुछ बस आके पढ़ा के चले जाते थे। बट इन BHU एवरी टीचर वाज सो डेडिकेटेड, एवरी टीचर। मेरे कितने ही सब्जेक्ट्स अच्छे बनाए उन्होंने। अब इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती, आई कैंट बिलीव दिस, क्योंकि मैं हर साल BHU जाती हूँ अभी भी अपने टीचर्स से मिलने, पूरी यूनिवर्सिटी में घूम के आती हूँ। आई सीन द डेडिकेशन बेटा। बच्चों को भी उतना ही डेडिकेटेड होना पड़ता है जितना प्रोफेसर होता है। अगर मेरे टीचर ने मुझे पढ़ने के लिए बुलाया तो फिर उसके बाद एक हफ्ते तक मैंने जेनेटिक्स की सारी बुक्स खत्म कर दी थी। तो आपको भी उतना ही एफर्ट लगाना होता है जितना टीचर लगा रहा है। टीचर 2 घंटे का एफर्ट लगाता है तो आपको 20 घंटे का एफर्ट लगाना पड़ता है, तब जाके एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला आप जानते ही हैं कितनी पॉपुलर बनाना फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई है, बहुत ही बढ़िया। इसके बारे में मॉर्गन यानी कि कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब आते हैं हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनिक बैलेंस थ्योरी। इट वाज ब्रिजेस। ये क्या होती है ये मैं अभी समझाऊंगी। सो ब्रिजेस, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, gave the theory of genic balance। ठीक है, अब ये क्या है इसको हम एक लाइन में और लिख लेते हैं फिर समझते हैं। जीनिक बैलेंस में क्या है, इनका ऐसे नहीं होता कि एक्स के साथ वाई फर्टिलाइज करतेगा तो मेल हो जाएगा, या एक्स और एक्स फर्टिलाइज हो जाएंगे तो फीमेल हो जाएगा। इतना क्लियर कट नहीं है इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। इनके यहाँ पे जेंडर डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्स बाय ए रेशियो। सो एक्स बाय ए रेशियो decides the gender in Drosophila। सो इसका सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे हटके है। मैम ग्रैंडफादर का क्या कॉन्सेप्ट है? ग्रैंडसन का, अरे जो ये मेल हनी भी होते हैं ना, ठीक है, ये माइटोसिस से बनते हैं बेसिकली। ठीक है, तो अभी उसके अंदर बॉडी के अंदर जो माइटोसिस से जो स्पर्म बना है वो उसके बच्चे को फर्टिलाइज करेगा, ऐसे करके ग्रैंडफादर ग्रैंडसन बनाते हैं। यस, ऐसे ऐसे करके थियरी है इनकी। अब आते हैं इसको बच्चों, क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद है हमारा एक्स वाई रेशियो, सेक्स इंडेक्स। चलो भाई स्टार्ट करें। ना ना जी हम, बट लेकिन पापा नहीं है। वाह बेटा वाह। क्वीन भी सेम रहती है, ड्रोन्स बदलते रहते हैं। ठीक है, चलो भाई देखो इधर, अगर a प्लस ए ट्रिपल एक्स है, फिर हमारे a प्लस ए डबल एक्स, देन वी हैव ट्रिपल ए एक्स एक्स वाई, डबल ए प्लस एक्स वाई, डबल ए प्लस एक्स नॉट, ट्रिपल ए प्लस ये तो एक्स वाई। ओके, ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस लिए बच्चों हमने। नाउ प्लीज स्टिक टू द टॉपिक बच्चों। देखिए इधर,
x बाय ए रेशियो, पहले का x बाय ए रेशियो कितना आएगा 3/2, वैल्यू कितनी होगी 1.5, इसका क्या आएगा 2/2, वैल्यू हो गई 1, इसका क्या है 3/2, वैल्यू हो गई 1.5, इसका होगा 2/1, 1/2 सॉरी, ये भी गलत लिखा मैंने, 2/3 होगा, 2/3, इसका हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/3, यही वैल्यूज होगी ना बच्चों। दिस इज 0.67, दिस इज 0.5, 0.5 एंड लास्ट इज 0.3। नहीं समझ आया ना? अरे x बाय ए रेशियो बेटा, x कितने हैं 3 और a कितने हैं 2, तो वैल्यू कितनी होगी 3/2। अभी तो मैं कैलकुलेशन करना सिखा रही हूँ। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2a है, तो हो गए 2/2, यानी कि 1 वैल्यू हो गई। अब x बाय रेशियो, ये हो गए 2, ये हो गए 3, ये हो गया 2/3, 0.67, ये हो गए 1x, ये हो गए 2a, तो क्या हो गई 1/2, 1x 2a 1/2, 1x 3a 1/3, तो ये वैल्यूज आ गई। अब इन वैल्यूज के ऊपर डिसाइड होता है इसका जेंडर। अगर 1 वैल्यू है तो इट विल बी अ नॉर्मल फीमेल। अगर बेटा 1 वैल्यू आ रही है तभी नॉर्मल फीमेल बनेगी। अगर 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही है x बाय ए रेशियो की, तो फीमेल बन जाएगी सुपर फीमेल। क्या बन जाएगी सुपर फीमेल। अगर 1 से कम वैल्यू हो गई है और 0.5 से ज्यादा है, इस केस में ये हो जाएगा नॉर्मल मेल। तो 0.5 पे लड़का बनता है, 1 पे लड़की बनती है। अगर 1 से ज्यादा तो सुपर फीमेल, अगर 0.5 और 1 के बीच में वैल्यू है तो ये बन जाएगा इंटरसेक्स, यानी कि सेक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ भी 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, बट यहाँ पे y नहीं है, तो बनेगा तो मेल, बट कैसा मेल बनेगा बताने की कोशिश करो चैट बॉक्स में। देखो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0.5 है, बट इसके पास y क्रोमोसोम है, इसके पास y क्रोमोसोम नहीं है, ये हेमिजाइगस कंडीशन है, तो 0.5 पे बनेगा तो मेल, बट कैसा मेल बनेगा स्टेराइल मेल। वेरी गुड, वेरी गुड, कैसा मेल बनेगा स्टेराइल मेल। अब 0.5 से भी और कम वैल्यू है, तो लड़का कैसे बन जाएगा और ज्यादा लड़का, यानी कि सुपर मेल, सुपर मेल। तो यानी कि यहाँ पे डिसाइड हो रहा ऑन द बेसिस ऑफ x बाय ए रेशियो की आखिर एग्जैक्ट जेंडर कैसा बनेगा, सुपरमैन बन जाएगा। कैसा लगा टॉपिक मैम? सुपर मेल का मतलब क्या होता है? ज्यादा लड़का होना। फर्स्ट टाइम किए वाला कॉन्सेप्ट कोई नहीं, ज्यादा लड़का हो जाना, म्यूटेशंस। देख लो बेटा आराम से इसको, ये वाला पहली बार देखा तभी काफी बच्चों को दिक्कत हो रही है, कोई नहीं। मैम इससे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू। वैसे सच बताओ ये बहुत डिटेल्ड है बेटा, मैंने कभी नीट में इस पे क्वेश्चन देखा नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ एक्स्ट्रा में। ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लाइक ये पूछा जा सकता है, मे बी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ना पूछा जाए आपसे, रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाए कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल शोज सेक्स डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जीनिक बैलेंस थ्योरी। ऐसे क्वेश्चन नीट में इस साल आए हैं, तो आपको थोड़ा भी पता है जीनिक बैलेंस थ्योरी एक्स बाय रेशियो, तो आप आंसर ड्रोसोफिला लगा दोगे, ऐसे हो सकता है। इंडेक्स से मैंने कभी पूछते देखा नहीं है। ज्यादा मेल का मतलब है सुपर मेल, जनरली वो भी स्टेराइल ही होते हैं, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स होता है, क्योंकि उनके पास क्या होता है ज्यादा मेलनेस होती है, ज्यादा ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है।
मैम फर्स्ट टाइम वाईटी में भी, अरे वाईटी में एक्स्ट्रा टॉपिक थोड़ी कराते हैं। वाईटी में बच्चे बेटा आते बस देखने के लिए। इंटरसेक्स मैंने बताया था, व्हेन सेक्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इज इट अ मेल और अ फीमेल, ट्रांसजेंडर। ठीक है, अभी समझाया था। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चंस, ये था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। आई होप आपको समझ में आए। इसके अलावा बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन कैन आल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, एज इन केस ऑफ क्रोकोडाइल्स। जैसे कि एक अंडा है, अगर ठंड हुआ तो लड़का हो जाएगा, गर्मी हुई तो लड़का हो जाए लड़की हो जाएगी। ठीक है, स्टेराइल नहीं पता, किया नहीं था मैम के साथ रिप्रोडक्शन चैप्टर। मैम लड़कों की फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी हर्ट हो रहा है। आपस में बस एक दूसरे में मजाक उड़ाने आते हैं कुछ बच्चे तो। चलो भाई, अब आते हैं नेक्स्ट म्यूटेशंस पे। क्या होती है म्यूटेशंस? चलिए बेटा, म्यूटेशन का टॉपिक हम यहाँ पे मैं सुपर डिटेल में करा रही हूँ। म्यूटेशन का टॉपिक यहाँ पे सुपर डिटेल में। सो वी विल नॉट डू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट चैप्टर। यानी कि ये सेम टॉपिक मॉल बायोम में दिया है, फिर हम वहां नहीं करेंगे, एक ही जगह करेंगे, डिटेल में करेंगे। बट ठीक है, so what is a mutation guys? The sudden change in genetic material is called mutation. एकदम से चेंज हो जाता है। मैम आजकल बहुत आलस आ रहा है यार विशाल, तूने मेरे मन की बात, तूने मेरे तन की बात, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली है। भाई मैं सुबह उठ ही नहीं पाती यार, पता नहीं क्या हो गया, मुझे लग रहा है जैसे पूरे हवा में किसी ने गांजा फूंक दिया है कि उठ ही नहीं पा रहे हैं। यस, लग रहा है कि फूंक दिया है, नहीं हिम्मत होती पढ़ने की ना पढ़ाने की। मैं जानती हूँ कि कितनी मौत लेके मैं आज पढ़ा रही हूँ। ये नकली हंसी देख रहे हो तुम मेरे चेहरे पे, जो जो एक्साइटमेंट होता है ना क्लास लेने का, नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा बस ऐसे पढ़े रहो, आलस। मेरे से मतलब मेरी टीम कहते मैम वीडियो बना दो यार, इतने दिन हो गए। हाँ ठीक है, वो कहते रील्स बना दो मैम, फॉलोअर्स घट रहे हैं। हाँ, आई एम लाइक दिस। अभी जैसे घर में इतना सब फेस्टिवल का देखो काम तो रहता ही है, कभी कुछ, कोई गेस्ट आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है, कोई दिवाली देने आ रहा है, ये काम बहुत रहता है। तो अभी मतलब कल मैंने पिज्जा बनाया सबके लिए, क्योंकि आजकल मैं वही बना रही हूँ सबके लिए। तो मतलब उसमें चीज डालते वक्त भी ऐसे हाथ हो रहे मेरे, ऐसे ऐसे, मतलब जान ही नहीं है भाई शरीर में। बिल्कुल विशाल ने सही बात कही है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है यार। सच बता रहे हो बेटा यार, जिंदगी झंड हो रखी है, झंड। मतलब ध्वनि भी कहती है मम्मा खाना खिला दो, तो आई एम लाइक खा लेना खुद से। क्यों नहीं हो रही बड़ा। सो मैं आप ही की तरह हूँ बेटा, डेली सोचती हूँ कि क्या बहाना दूं कि क्लास ना लूं। बच्चे कहेंगे मैम बहुत ज्यादा हो रहा है आज तो, क्लास में बहुत ज्यादा हो रहा है। यार सच बता रही हूँ बच्चों, सच बिल्कुल 100% दिल की बात बता रही हूँ। बट फिर भी 2 घंटे ही पढ़ा के जाऊंगी मैं कल की तरह। दिस इज हाउ आई मेक माई मन कि नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। तो आ जाओ बच्चों, द सडन चेंज इन द मौसम एंड द सडन चेंज इन आवर जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन। हाँ, आज सर मैं बता रही हूँ, आज एनडी सर के साथ भी होगा। एनडी सर, मैं एनडी सर को मोटिवेट करती हूँ, सर मुझे मोटिवेट कर रहे थे। कल बात हुई होगी 2-4 मिनट कि सर यार आजकल तो सारी हिम्मत ही नहीं होती सर। अरे मैम मौसम ऐसा है ना, अभी मौसम बदल रहा है। हाँ 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 सर, ये बात आपने सही कही, शायद इसलिए मन नहीं हो रहा पढ़ाने का आजकल, ना पढ़ने का मन हो रहा। हाँ हाँ मैम, बट कोई नहीं मैम, कोई नहीं, कल से अच्छे से लेंगे, अच्छे से लेंगे। हाँ हाँ मैम, पप्पू पूरे जोश के साथ जाएंगे। ऐसे ऐसे हवा में बातें करते हैं दोनों बैठ के। हाँ, चला दो। म्यूटेशन क्या होता है? द सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल is called as mutation. हम 5:30 का अलार्म लगा था, 7 बजे उठी। अरे मैं तो मंडे को ध्वनि की छुट्टी करा दी स्कूल में, उठ ही नहीं पाई। मैंने चल छोड़ क्या करेगी जाके, मजे मार।
मजे मार तू भी, उठ ही नहीं पा रहे भाई। फिर आते हैं नेक्स्ट म्यूटेजेंस। आ जाओ बच्चों, अब टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद फिर से गप्पे लगाएंगे। नहीं, संडे को तो बेटा हमारे साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया था। मैं क्लास लेने आई रही थी, 4:15 की बात होगी कि मैं जाके अपने लिविंग एरिया में बैठी, सोफा पे थी। मैं और मम्मी जी बात कर रहे थे कि क्या करना है, मतलब सरगी में ये सब कॉमन डिस्कशन अराउंड द फेस्टिवल्स सो दैट वी कैन प्रिपेयर इन एडवांस। तो ध्वनि की ना ऐसी अपनी जो दीदी है उसकी दीदी उसकी बर्तन धुल रही थी, तो वो भी गुस्सा लगी थी। मैंने कहा ध्वनि नहीं धुलने बर्तन, फिर वो मानी नहीं। मैंने कहा चलो ये लास्ट है, उसके बाद आप आ जाना। एंड बस ये मेरा कहना था, वो मोटे पे चढ़ी हुई थी एक छोटे से स्टूल पे। वो स्टूल जो है ऐसे हो गया टेढ़ा, तो वो पूरा ऐसे गिर गई। गिरी तो उसने एक स्टैंड था, स्टैंड पे जिसपे बर्तन रखते हैं जब धोते हैं, वो उसने खींचा अपनी तरफ सहारा लेने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। वो खींचा, उसमें कांच के बर्तन थे, वो सारे उस पे गिर गए, ध्वनि पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी रोने की इतनी तेज आवाज आई, मैं भाग के गई। उसकी दीदी ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ था। मैंने देखा ही नहीं कांच है, आई जस्ट वॉक्ड। मैं बस उसे बचाने की उसमें मैं नंगे पैर उसके ऊपर चढ़ गई, मेरे पैर में कांच घुस गया, मुझे रियलाइज नहीं हुआ। ध्वनि की 2 जगह से ब्लड आ रहा था, एक हाथ से और एक नी से। मैं उसका ब्लड देख के घबरा गई, मुझे अपना पता ही नहीं चला कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर उसके बाद मैंने उसको उठाया, फिर मैं उसे लेकर आई, उसको एक एक जगह चेक किया कि कहाँ कहाँ कहीं चोट तो नहीं लगी है। फिर उसको हमने देखा, फिर अच्छे से और चेक किया कि कहीं अंदर तो नहीं रह गया कांच। फिर उसकी पूरी हल्दी वल्दी लगाई, खून रोका, फिर उसको दूध पिलाया, फिर उसको खाना दिया। फिर उसके जाके उसको फिर हमने कहा तू सो जा। उसके बाद मुझे दर्द होना शुरू हुआ जब मेरी मेड ने बताया कि भाभी खून है आपके पैर के नीचे। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यस, इवन आई एम ऑल्सो हर्ट। तो मेरे पैर में साइड में कटा हुआ है अभी। तो वो जो बारीक कांच था उसने मेरा साइड का हिस्सा काट दिया। तो फिर मैंने भी देखा, फिर देखा तो हाँ कांच वाच थे, फिर मैंने अपना भी चेक किया। सो संडे वॉज अ वेरी बैड डे। हाँ, तो ये इवेंट इतना ज्यादा हो गया था कि मैंने फिर बोलना शुरू कर दिया कि अब भाई मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी आज। ये हुआ था पूरा सीन। हाँ, दैट वॉज द थिंग। तो इसलिए हमें पता ही नहीं चला कैसे लेती, ले ही नहीं पाती मैं उस दिन क्लास। ये हुआ था। चलो भाई, बातें हो गई, अब चलो आ जाओ। सो म्यूटाजेंस पे आ रहे हैं। म्यूटाजेंस क्या होता है, चलो अब सही है, हम दोनों सही है बेटा। बाय गॉड ग्रेस, व्हेन यू डू गुड थिंग कम्स टू यू आल्सो। चलो बताओ भाई, म्यूटाजेंस क्या होते हैं। म्यूटाजेंस हम्म म्यूटाजेंस होते हैं म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स। क्या होते हैं ये म्यूटाजेंस? दीज आर म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स। ये म्यूटेशन करने में एक्सपर्ट होते हैं। एनी म्यूटेजन दैट यू नो गाइस, जो आपने सुना हो कि यार ये मत करो, ये कैंसर कर देता है। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। यस, आई एम फाइन। यूवी रेस, यस, यूवी रेडिएशन, एज यू नो। और कौन से हो सकते हैं? प्रेजर्वेटिव्स, केमिकल्स जो फ्रोजन फूड में बहुत ज्यादा होते हैं, प्रेजर्वेटिव्स। कभी आपने देखा है बच्चों की whenever you open a chips का पैकेट there is a smell which you know एकदम से आपकी नाक को जकड़ लेता है। कोई भी बाहर का खाना है, even if you open a bread also, you will have some sort of a smell. They are never smell free. And especially मकेन के आप लोग कभी वो खा के देखना, फ्राइज वगैरह उस टाइम तलोगे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। The moment you keep it for like 2-3 minutes in the air, वो ऐसा सॉगी मरियल कच्चा कच्चा हो जाता है कि मैं सोचती हूँ कि इसको हम खा भी सकते थे। आई डोंट थिंक सो। उनका टेस्ट बिल्कुल बेकार होता है, स्टेल फूड की तरह। उनका स्मेल इतना बेकार होता है। अरे अपने जमाने के ही सही है वो चिप्स वगैरह। So these are the chemicals. Then we have physical agents also which can act as mutagens. बहुत सारे म्यूटेजेंस हो सकते हैं, केमिकल्स ना। आपको पता है आजकल कैंसर के कितने ज्यादा किस्से कहानियां सामने निकल के आ ही रही हैं। ठीक है, अंकल चिप्स खा लो, कोई भी चिप्स का पैकेट खा लो, फिर भी हम खाते हैं। इतना ज्यादा सॉल्ट होता है इनमें। चाइनीज फूड खाने के बाद प्याज जरूर लगती होगी आपको, यस और नो? क्योंकि उसमें होता है अजीनोमोटो।
अजीनोमोटो, एमएसजी, कितना ज्यादा उसके अंदर सोडियम होता है कि आपको प्यास लगती है। सॉल्ट गया ना बॉडी में, प्यास तो लगेगी, थर्स्ट तो लगेगी। ऑस्मोलैरिटी बढ़ा दी ना आपके ब्लड की, जैसी ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी आपके ब्लड की तो बॉडी तो पानी मांगेगी ना, उस पानी की जगह लोग कोक पीते हैं। यानी कि पहले तो तुमने अपने बॉडी में सॉल्ट बढ़ाया, उसके बाद तुमने शुगर भी बढ़ाई। नाउ योर बॉडी इज सफरिंग फ्रॉम टू शॉक, सॉल्ट शॉक एंड शुगर शॉक। उसके बाद तीसरा काम होता है मूड स्विंग्स। मूड स्विंग अगले दिन का भी देखना, ये सब करने के बाद, बदतमीजी करने के बाद तुम्हारा चेहरा फूला होगा, प्लस यू विल बी फीलिंग इरिटेटेड होल डे, क्योंकि आपने अपने दिमाग को दो शॉक दिए उस दिन, सॉल्ट शॉक एंड शुगर शॉक। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से बच्चों जो भी आप खा रहे प्लीज, अब आप साइंस के स्टूडेंट है, डोंट डू दैट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, सो बच्चों हमारे पास बहुत सारे टाइप की म्यूटेशन है, कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है। ठीक है मैम, एक्सरे नहीं होंगे ना? क्यों, बिल्कुल होंगे एक्सरे, किसने कहा एक्सरे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। मैम मैंने मोमोज प्लस कोक पिया, मेरी फ्लाइट थी, मैं वॉमिट कर दिया, हालत खराब हो गई। बेटा सिर्फ आपकी हालत नहीं खराब हुई, आपके आसपास के लोगों की भी हालत खराब हुई। ठीक है, यस, आपने सिर्फ अपना ही काम नहीं किया, बाकियों का भी ट्रैवल आपने बर्बाद किया। जीन म्यूटेशन, तो पहला टाइप कौन सा बच्चों, जीन म्यूटेशन। इसमें से दूसरा टाइप कौन सा है, क्रोमोसोमल एबरेशंस। और तीसरा टाइप का कौन सा है, यस, द जेनरिक जीनोमिक म्यूटेशन। ये है तीन तरह के म्यूटेशन। मैम एक्सरे भी म्यूटेशन करता है क्या? हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, एक्सरे भी म्यूटेशन करता है। हाँ मेरे बच्चों, हाँ, और कैसे बोलूं। सो आइए सबसे पहले समझते हैं, फूड आई कैन नॉट से दैट विदाउट। तो यहाँ पे जी म्यूटेशन, यहाँ पे म्यूटेशन अकरिंग एट द लेवल ऑफ जीन्स। ये कौन सी म्यूटेशन है, म्यूटेशंस अकरिंग एट द लेवल ऑफ जीन्स। यानी कि जीन्स में चेंज होना। अब जीन्स में क्या चेंज हो सकता है, बेसिस में, बेस पेयर चेंजेस होते हैं इसमें, बेस पेयर चेंजेस। जैसे आपका पॉइंट म्यूटेशन था, याद आया, सिकल सेल एनीमिया, वो इसके अंदर आ सकता है। क्रोमोसोमल अब्रेशन, यानी कि इसमें चेंज कहां पे होगा, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में ही चेंज आ गया, हो सकता है उसकी एक पी आर्म या क्यू आर्म डिलीट हो गई या डुप्लीकेट हो गई, ऐसा कुछ हो गया। और नेक्स्ट इसमें क्या है, जीनोमिक म्यूटेशन, चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जैसे एनोप्लॉइडी, जैसे पॉलीप्लॉइडी। मैम म्यूटेशन हगवर्ड ब्रीज ने दिया था? नहीं बेटा, उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया था थ्योरी में म्यूटेशन का। चलिए अब एक एक करके पढ़े बच्चा पार्टी।
बहुत मजा आएगा आपको अलग अलग तरह की म्यूटेशन देखने में, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे जीन म्यूटेशन से। जीन म्यूटेशन में पहला आज क्लास में हम करेंगे पॉइंट म्यूटेशन। Point mutation. When there is a change in the single base pair, the type of mutation is called as point mutation. क्या बोला मैम ने? When there is a change in, when there is a change in single base pair, such a mutation is called as point mutation. इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। इसके डीएनए में, आरएनए में और प्रोटीन में क्या चेंज आ रहा है? प्रोटीन में 6th बेस पेयर पोजीशन पे क्या लग गया था? ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लग गया था गाइस? वेलिन। याद आया? क्या लग गया था? वेलिन। और गैग से क्या बन गया था? हग, गग। गैग से गग, ये हो गया हमारा 5 प्राइम, ये हो गया गग 3 प्राइम। और डीएनए में क्या चेंज आया था? CAC, CTC की जगह ये हो गया CAC। ये याद करना है बच्चों। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले बेस पेयर में चेंज आया है, जिसके कारण 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लग गया है? वेलिन। कौन सी चेन में? एवरीबॉडी कौन सी चेन थी? अल्फा ग्लोबिन चेन थी या बीटा ग्लोबिन चेन थी? किस में ये चेंज हो रहा है? किस में म्यूटेशन हो रही है? बीटा या अल्फा? ये सब क्वेश्चन नीट में आता है। बीटा ग्लोबिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन में सारी चीजें बार बार रिवाइज करनी है। बोलते रहो क्लास में, लिख नहीं सकते तो बोलो। नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है पिंक डब्बा इन मेट्रो। अब लड़कियां क्या होती हैं, जरा सी जगह होगी उसमें ऐसे ऐसे करके बैठेंगी और फिर सब आंटियां थोड़ी थोड़ी ऐसे कर करके साइड होगी। तो किसी के घुसने से फ्रेम शिफ्ट हुआ, सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हुआ। ऐसे ही किसी के निकलते ही आंटी बोले अब सांस लूंगी मैं पूरी हवा में बैठ के, ठीक है। फिर एकदम से नया स्टेशन आएगा, फिर लोग आएंगे, फिर चिपकना पड़ेगा। सो ये क्या है? दिस इज अ फ्रेम शिफ्ट। ऐसे ही बेटा यहाँ पे जो जीन का सीक्वेंस है वो भी बदल जाता है if there is a addition or deletion of base pairs, ठीक है। So here the sequence of gene changes due to addition or deletion of nucleotides या base pairs। आप कहेंगे मैम बताइए, हमें जानना है मैम ये कैसे होगा, तो बताओ, बताया जाए। अब इसके हम वो कर रहे एग्जाम्पल, एक सीक्वेंस हम ले रहे हैं। मान लीजिए ये है डॉग, कैट, रैट, सैट, ये सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, मान लो ऐसे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, हम दो केसेस लेके चल रहे हैं। यहाँ पे हम एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करेंगे और यहाँ पे हम डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स करेंगे। अब यहाँ पे मैंने -1 न्यूक्लियोटाइड, अगर इस सीक्वेंस में से एक न्यूक्लियोटाइड मानो मैंने हटा दिया, वो मैंने हटा दिया जी वाला, चलो मान लो, मान लिया सबने। तो अब सीक्वेंस क्या हो गई? अच्छा एडिशन वाला है ना ये, तो प्लस होगा, सॉरी
एक और ऐड कर दिया x को, मान लो मैंने x ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगी सीक्वेंस, देखो डॉग, कैट, रैट, सैट, और ये ऐड हो गया हमारा x, ये लो। तो अब रीडिंग कैसे होगी गाइस, अब रीड कैसे करेंगे हम इसको, हाउ वी गोना रीड दिस। अब हमारा रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया है, डॉग, सक्सा, टरा, टसा, टी, ठीक है, यस दिस इज आवर न्यू लैंग्वेज, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। अगर मान लो यहाँ पे मैंने 2 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए, प्लस 2 न्यूक्लियोटाइड्स XX, now the sequence dog, cat, rat, sat, यहाँ 2x लगा देंगे, डबल x। अब रीडिंग फ्रेम क्या हो गया, देखो डॉग, सक्सा, अटर, अटस, अट, ठीक है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल कानपुरी भाषा बोल रही हूं मैं। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर मैंने 3 न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए फ्रेम के अंदर, तो क्या होगा रीडिंग फ्रेम, डॉग, कैट, रैट, सैट। अब 3x ऐड करेंगे, x x x, रीडिंग फ्रेम क्या है, डॉग, ट्रिपल एक्स, कैट, रैट, सैट। तो मिनिमम डैमेज किस केस में हुआ है रीडिंग फ्रेम का, यस मिनिमम डैमेज अगर मैं कहूं रीडिंग फ्रेम का, तो किस केस में मिनिमम डैमेज हुआ है, इट इज अ थर्ड केस। थर्ड केस में मिनिमम डैमेज हुआ है क्योंकि बाकी का पूरा रीडिंग फ्रेम सेम है, 3 न्यूक्लियोटाइड के कारण एक में चेंज आया इसमें। बेटा बाकी सब सेम है ना, डॉग, ट्रिपल एक्स, कैट, रैट, सैट, इसको क्या पढ़ रहे हो तुम, डॉग, सक्सा, अटर, अटस, अट, इसको क्या पढ़ रहे हो, डॉग, सक्सा, टरा, टसा। तो पढ़ने में देख लेना भाई सबसे ज्यादा कौन सिमिलर है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल सीक्वेंस, ठीक है। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड जब डिलीट होते हैं, -1 न्यूक्लियोटाइड, ओके, -2 न्यूक्लियोटाइड, -3 न्यूक्लियोटाइड। अब देखते हैं रीडिंग फ्रेम कैसे चेंज हो रहा है, चलो डॉग, अट्राट, सट, डॉग, ओके 2, रैट, सैट, डॉग, रैट, सैट। अब देखो डिलीशन वाला, देखो कैसे रीडिंग फ्रेम चेंज हुआ डिलीट होने के बाद, डॉग, अटर, अटस, अट, इस वाले में डॉग, ट्रा, टसा, टी, तीसरे वाले में डॉग, रैट, सैट, क्योंकि 3 न्यूक्लियोटाइड पूरे माइनस हो गए हैं। So addition of 1 nucleotide or deletion can cause in the change of reading frame, पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज होता है, इसलिए इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। मैम एक ट्रिकी क्वेश्चन भी करा दीजिए, इसमें इतना ट्रिकी आता नहीं है बट मैं अभी करा दूंगी म्यूटेशन पे, एक बार टॉपिक को जाने दो। मैम हाउ डू वी नो, बेटा दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, you never have dog, cat, rat, sat as your nucleotides. These are just example to tell you ki how the reading frame changes if you add nucleotides or you delete nucleotides. Because reading frame change होता है तो RNA अलग बनता है, RNA अलग बनेगा तो प्रोटीन भी अलग बनेगा। जहां पहले से CTC पढ़ रहे थे अब CSC पढ़ रहे हैं, उसके कारण RNA में चेंज आ गया, पहले जहां गैग बन रहा था गग बन गया, अब इसके कारण प्रोटीन में चेंज आ गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह अब यहाँ पे वेलिन आ गया। दिस इज हाउ इट चेंजेस। अब इसी जीन म्यूटेशन में तीसरे तरह के भी हम करेंगे, बट इसको प्लीज लिख लीजिए, मैंने कहा था ना म्यूटेशन हम डिटेल में करेंगे, यहाँ पे एक एक चीज अच्छे से बताऊंगी मैं आपको म्यूटेशन की। लिख लिया सबने, अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन पे। लेट्स कम टू सब्स्टिट्यूशन।
तीसरा जी म्यूटेशन में तीसरा टाइप ऑफ म्यूटेशन है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जिसके अंदर दो तरह के म्यूटेशन आते हैं, एक है ट्रांजिशन और एक है ट्रांसवर्शन। बेटा एवरी टाइप ऑफ डैमेज इज डैमेज, चाहे वो डिलीशन हो, डुप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, बिकॉज चेंज तो हो रहा है, वो भी जेनेटिक मटेरियल। एंड ट्रस्ट मी, जेनेटिक मटेरियल इज अ करेंसी ऑफ नेचर। अगर नेचर की जेनेटिक मटेरियल की करेंसी में चेंज आ रहा है तो वो आगे तक चलेगा, यानी कि आगे की सारी पीढ़ी खराब हो सकती है। तो इसको इतना छोटा मत समझो, यही करेंसी है नेचर की। नेचर में जब से लाइफ आई है तब से डीएनए में चेंजेस हो के हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है बच्चों? So every type of a change is a change, which can be harmful, which can be silent, which can be beneficial also. So we have two type of substitutions. One is called as transitions. जो ट्रांजिशन रील्स आजकल दीदी बनाती है, ठीक है, ऐसे वाली ट्रांजिशन रील्स आप देखते ही होंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रांसवर्जन, जो दीदी नहीं बना पाती है, ट्रांसवर्जन। अब ट्रांजिशन में क्या होता है मेरे बच्चों, यहाँ पे प्यूरीन से प्यूरीन सब्स्टिट्यूट होता है, प्यूरीन से प्यूरीन सब्स्टिट्यूट होना। यानी कि अगर ओरिजिनल सीक्वेंस में ए है तो वो रिप्लेस होगा जी से, अगर ओरिजिनल सीक्वेंस में जी है तो उसे रिप्लेस कौन करेगा, ए। ये एक हो गया। अगर ऐसे ही पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन पिरिमिडीन से ही बदलना, जैसे आपका टी एंड सी डीएनए में, अगर टी है तो टी किससे रिप्लेस हो रहा है, सी से, सी किससे रिप्लेस हो रहा है, टी से। ठीक है, वही ट्रांसवर्जन अलग है। कैसे अलग है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है प्यूरीन का पिरिमिडीन से, यानी कि ओरिजिनली क्या था सीक्वेंस में, ए प्लस जी था, अब वो चेंज हो सकता है या तो टी से या सी से। समझ आया? अच्छा, तो इस टाइप से कोडिंग में चेंजेस होते हैं। यस आलोक, अब आप मुझे बताएंगे कि सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है। सिकल सेल एनीमिया में ओरिजिनल डीएनए में सीटीसी था, फिर बदल के ये हो गया था सीएसी। सिकल सेल एनीमिया एग्जाम्पल गाइस, एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें ओरिजिनल सीक्वेंस में क्या था, टी था, ये किस में चेंज हो गया था, ए में, तो टी इज रिप्लेस बाय ए, टी इज pyrimidine, ए इज प्यूरीन, so it becomes example of transversion, not transition। एक बच्चे ने ट्रांजिशन बोला था, आप समझ में आया? तो अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है कि पॉइंट म्यूटेशन में भी कौन सी म्यूटेशन हो रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन। देखो एक एक चीज बिल्कुल क्लियर डेप्थ तक बताई जा रही है आपको सिकल सेल एनीमिया की, ट्रांसवर्जन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशंस, क्रोमोसोमल एबरेशंस। सबसे पहले मैं बनाऊंगी, आप बताना कौन सा है वो। ठीक है, आप बता सकते हो, इतने चंट हो तुम लोग, मुझे पता है। ये म्यूटेशन के बाद वाला बना रही हूं मैं, ठीक है। यस बच्चों, any change which you can see in these two chromosomes,
यस, कौन सा है? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन ऑफ विच जीन? बी। तो आप देख सकते हो ओरिजिनली सिर्फ एक बी था, बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन म्यूटेशन वी हैव टू कॉपीज ऑफ बी जीन। तो इन दिस केस द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ बी जीन विल अकर। इसके कारण क्या होगा? ओवर एक्सप्रेशन ऑफ बी जीन। अगर बी जीन एक्सप्रेस कर रहा है, कोई भी जीन है, तो वो डबल एक्सप्रेस करेगा क्योंकि वो दो कॉपीज हो गई है सेम इंडिविजुअल में। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज डुप्लीकेशन। इसे क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन। एक और डायग्राम बनाया जाए बच्चों, पहचानने की कोशिश करना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गोइंग क्लास, गुड गोइंग। इस केस में क्या हो रहा है? यू कैन सी बी है, यहां पे बी नहीं है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिलीशन म्यूटेशन। डिलीशन, डिलीशन ऑफ one gene from chromosome। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? खत्म ही हो जाएगा पूरा, राइट? एक्सप्रेशन क्या होगा? पूरा खत्म हो जाएगा या अभी भी रहेगा? पूरा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, द थर्ड वन, दिस इज इन्वर्जन, यानी कि द सीक्वेंस ऑफ जीन्स बिकम्स ऑपोजिट टू द ओरिजिनल। यहाँ पे ए बी सी है सीक्वेंस ऑफ जीन, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ जीन ए बी सी इस तरीके से है, ऑपोजिट हो गई है। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, आई से याद रखना, इन्वॉल्व, इन्वॉल्व्स सेंट्रोमियर। तो यहाँ सेंट्रोमियर इन्वॉल्व था इन्वर्जन में? नो। पैरासेंट्रिक डू नॉट इन्वॉल्व सेंट्रोमियर। तो जो मैंने डायग्राम बनाया वो पैरासेंट्रिक का बनाया है। अब यहाँ लोग बता रहे हैं, ट्रांसलोकेशन भी बता रही हूँ। डायग्राम समझ में आ रहे हैं सबको? पेरिसेंट्रिक का बेटा एग्जाम्पल एज सच नहीं है, ये आपको बस पेरिसेंट्रिक का डायग्राम बना लो ना, यहाँ से पूरी उल्टी कर दो सीक्वेंस। ये लो, बना दिया।
तो जरूरी थोड़ी है सारे चेंज हो। किसने कहा? किसने कहा सारे चेंज हो? बना लिया सबने? Now we will start with translocation. बनाओ सब, समझ समझ के बनाओ, बहुत इजी है जैसे आप देख सकते हैं। सैटेलाइट ऐसे नहीं बनता, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से बनता है। ऐसा लग रहा है मैम बॉडी अकड़ गई है, दिमाग भी अकड़ गया है, तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा है। चले भाई आ जाओ। अब नेक्स्ट आते हैं, इसमें कौन सा नंबर चलेगा? अभी सी हो गया ना, डी। डी है इसमें हमारा ट्रांसलोकेशन। Translocation mutation is also called as jumping genes. Barbara McClintock, कौन कर्नल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? जंपिंग जीन्स। अब देखो यहाँ पे दो डायग्राम बनाएंगे। अभी तक नहीं हुआ? ये कौन स्पैम कर रहा है? भगा दूंगी क्लास से। चलो पहले मुझे डायग्राम बनाने दो। बनाइए डायग्राम। रुक तो जाएगा ही, आउट किया अभी क्लास से उसको। हाँ, so this first case is an example of translocation. The second diagram is an example of reciprocal translocation. डायग्राम देखिए, मैं कुछ सवाल पूछूंगी उसके जवाब दीजिए। ट्रांसलोकेशन occurs between homologous chromosome or non-homologous chromosomes. When a small part of chromosome moves to non-homologous chromosome, it is called as translocation. ये homologous है, ये homologous है, इसका पार्ट इसके पास जा रहा है, तो नॉन होमोलोगस के पास जा रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसमें क्या है, ये भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है,
बट यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। यहाँ पे सिर्फ जा रहा है, आ नहीं रहा है वापस, यहाँ पे जा भी रहा है और आ भी रहा है, ठीक है। सो व्हेन स्मॉल पार्ट of chromosome moves to non-homologous chromosome. Is called translocation. हाँ, पैर वाला लंगड़ा बेचारा, वेरी गुड, डॉक्टर बनेंगे ये। रोहन अपने पेशेंट को ऐसे बुलाएगा कि ये लंगड़ा इधर आ, तेरा इलाज करूं। भाषा देखो तुम लोग की गधों। Genomic mutations, the third category. गधों वाली बात तो की ही है। फर्स्ट इसमें हम करेंगे एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज 2n प्लस माइनस 1 और 2 क्रोमोसोम, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से या तो एक प्लस हो सकता है क्रोमोसोम या एक माइनस हो सकता है, या दो प्लस हो सकते हैं या दो माइनस हो सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड एज एन्यूप्लॉइडी। इसमें आइदर एडिशन और डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर। क्या कहते हैं इसको? एन्यूप्लॉइडी। तो अगर मान लीजिए केस है 2n प्लस 1, 46 प्लस 1, टोटल क्रोमोसोम हो गए 47। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलीसोमी। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? 2n प्लस 1, इसको कहते हैं ट्राइसोमी। अगर मान लीजिए 2n प्लस 2, दो क्रोमोसोम ऐड हो गए हैं टोटल में, तो इसे क्या कहते हैं? अगर वो ट्राइसोमी तो इसे क्या बोलेंगे? टेट्रासोमी। क्या बोलेंगे इसको? टेट्रासोमी। अगर 2n माइनस 1, 46 माइनस 1, अगर सिर्फ 45 क्रोमोसोम है तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? मोनोसोमी। क्या कहेंगे इसे? मोनोसोमी। अगर 2n माइनस 2 है, 46 माइनस 2, 44 ही क्रोमोसोम है, इसे कहेंगे नलीसोमी। नलीसोमी। ट्राइसोमी के कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं हम। जैसे पहला एग्जांपल इसका डाउन सिंड्रोम, दूसरा एग्जांपल है इसका पटाउ सिंड्रोम, तीसरा एग्जांपल है इसका एडवर्ड सिंड्रोम, चौथा एग्जांपल है इसका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन में सिंड्रोम ट्राइसोमी किस पे होती है? इसकी होती है ट्राइसोमी 21st क्रोमोसोम पे। तेरे को पटाऊं, याद आई वो ट्रिक, तेरे को पटाऊं, इसकी ट्राइसोमी है 13th पे। एडवर्ड, इसकी ट्राइसोमी है 18th पे। ये है XXY कंडीशन। चारों एग्जाम्पल याद करने इसके। मोनोसोमी का एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, जो सब हम डिटेल में करेंगे।
वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जिसमें 44 प्लस एक्स नॉट कंडीशन है। इजी था। अब इसमें लास्ट बचा पॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन में। बेटा म्यूटेशन मैंने इस चैप्टर का और अगले चैप्टर दोनों का कवर करा दिया इधर। नेक्स्ट चैप्टर में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन एक्सप्लेन था, इसमें बहुत छोटा सा पैराग्राफ था, बट आई हैव कवर्ड द एंटायर टॉपिक। मैम टर्नर सिंड्रोम के बाद क्या लिखा है? 45 प्लस एक्स नॉट कंडीशन, क्योंकि इसमें एक एक्स कम हो जाता है। यूप्लॉइडी इज नॉर्मल प्लॉइडी। यू माने ट्रू, ट्रू प्लॉइडी 2n। ए बी। नेक्स्ट हमारा पॉलीप्लॉइडी। अब मैं इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, बच्चे डिफरेंस बताएंगे एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी का। 2n plus n. What is the difference between polyploidy and aneuploidy? डेफिनेशन तो मैं अभी लिखवाऊंगी, फॉर्मूला देख के बताओ। वहां पे एक क्रोमोसोम ऐड होता है या एक डिलीट होता है या दो ऐड होते हैं या दो डिलीट होता है। यहाँ पे एंटायर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एडेड, एंटायर सेट। तो टेक्निकली द ऑर्गेनिज्म बिकम 3n। इसकी प्लॉइडी, टोटल प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 3n ना कि 2n। ठीक है। सो हियर एडिशन ऑफ कंप्लीट हैप्लॉइड set of chromosomes into 2n. This we see per se paro, per se plants, per se polyploidy, commonly seen in plants. When treated with colchicine, जो कि क्या है? माइटोटिक पॉइजन। ये माइटोसिस कंप्लीट नहीं होने देता। 2n+2 कभी होगा क्या? नहीं पता बेटा, इतना तो एडवांस मैं भी नहीं पढ़ पा रही यार, जितना तुम लोग एडवांस जा रहे हो। मैम पीछे कितनी सारी ट्रिक्स है। वही तो, पर इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन बायोलॉजी। पारो नहीं होती तो मेरी तो ट्रिक्स ही नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको करने में बहुत दिन मजा आएगा। जितने बच्चे क्लास से चले गए उनको पता नहीं इतने इंटरेस्टिंग है टॉपिक। मैम अब तो ट्रिक्स ही इतनी हो गई है कि उनको ही रिवाइज करना पड़ता है यार। ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। सबसे पहले हम सिंबल्स करेंगे पेडिग्री एनालिसिस में। कौन कौन से सिंबल्स है देख लेते हैं एनसीईआरटी के। एक डब्बा, गोल, डायमंड, डब्बा, गोल, डायमंड। ठीक है। फिर शादी, पास पास की शादी, फिर शादी के बाद बच्चा पार्टी। ओके, ये कुछ सबसे ज्यादा यूज होने वाले सिंबल्स है। तो सबसे पहला वाला सिंबल किसके लिए? डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट का PYQ। पहला वाला है अनअफेक्टेड मेल। अनअफेक्टेड मेल, ये है अनअफेक्टेड फीमेल। लड़की को गोल बना दिया है, नालायक।
सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये है अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, जिनको बीमारी होती है उसे डार्क कर देते हैं। ये क्या है, शादी, मतलब कि दूर वाली शादी, ठीक है, मेटिंग। ये है कॉन्सेजिनियस मेटिंग, रिश्तेदारों वाली, ठीक है। ये दिखा रहा है चिल्ड्रन, ऑफस्प्रिंग, कपल के। क्यों करते हैं भाई मेटिंग, ओ सॉरी मेटिंग क्यों करते हो क्यों करते हैं पेडिग्री एनालिसिस, ये था ओरिजिनल। बच्चे कह रहे हैं मजे मजे, बताओ मजे मजे। हाँ भाई बताओ भाई, क्यों करते पेडिग्री एनालिसिस, बीमारी पता करने के लिए। हेट्रोजाइगोसिटी जितनी होगी उतने बच्चे आपकी बीमारियों से दूर रहेंगे, ठीक है। जितनी ज्यादा पास की शादी होंगी उतनी ज्यादा बीमारी होगी, क्योंकि आप होमोजाइगोसिटी की तरफ चलेंगे। जितना आप लाइफ में वेरिएशन रखेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना आप एक जैसा मोनोटोनस रहेंगे उतने ही आप बोर हो जाएंगे लाइफ में, ठीक है। कॉन्सेजिनियस का मतलब होता है रिलेटिव वेडिंग, रिश्तेदारों की में ही शादी हो जाना, जैसे बुआ की बेटी, मामा का बेटा, ऐसी शादियां। तो आप देखेंगे वो दोनों भी तो बहन भाई थे ना, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो बेटा आप तो पढ़ लिख रहे हैं ना, आप बता सकते हैं इस चीज को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। यस, आप पढ़े लिखे हैं। देखिए पहले मैं मानती हूँ ऐसा होता होगा क्योंकि लोग पढ़ते नहीं थे। मैं किसी कल्चर, मैं किसी कंट्री को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं इतना बता रही हूँ कि पहले हम पढ़े लिखे नहीं थे, बट अब हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें उसका इस्तेमाल करते हुए अपने में बदलाव लाना चाहिए। और अगर हम पढ़ लिख के भी बदलाव नहीं ला रहे हैं तो फिर हम पढ़ लिख नहीं रहे हैं। दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू, ठीक है बच्चों। हम कोशिश करेंगे तो बदलाव जरूर आएंगे, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं आएंगे। पहले हमें नॉलेज नहीं थी तो ऐसी गलती हो गई, बट अब भी अगर हम ये गलती कर रहे हैं तो ये गलती नहीं है, जानबूझ के किए जाने वाला गलत चीज है। क्योंकि बेटा देखो जब बच्चों में बीमारी आती है ना, किसी तरह का डिफेक्ट आता है, तो आपको पता है पेरेंट्स की लाइफ भी उतनी ही अफेक्ट होती है जितनी बच्चे की लाइफ अफेक्ट होती है। बच्चा फ्रंट फुट पे फेस करता है प्रॉब्लम्स, तो लेट मी टेल यू माँ बाप भी बैक फुट पे उतनी ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं। तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपके यहाँ आसपास कहीं हो रहा है या कुछ हो रहा है और आपको लगता है कि आपकी सजेशन से, चलो औरों की जिंदगी नहीं अपनी तो आप बचा सकते हैं ना बच्चों, आप अपनी तो बचा सकते हैं। चलो दूसरों को राय मत दीजिए, नहीं सुन रहे आपकी बात, बट आप अपने लिए तो कर सकते हैं। यू कैन टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। सो ये चीज मैं आपको बता रही हूँ कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट एडवाइजेबल, बट रेस्ट यू कैन डू, ठीक है। बस ये मेरे को बताना है आपको। मैं यहाँ किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है आपको समझाना और बताना, और ये बताना कि आप अपने लिए चेंज कर सकते हैं चीजें, औरों के लिए नहीं, एटलीस्ट टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ, ठीक है। यस मैम, लंबा रिलेशन हो तो बेटा अब आकृति, रेस्ट इज योर चॉइस बेटा, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं ट्रिक्स एंड मेथड्स, कैसे हम एक पेडिग्री को समझते हैं, सॉल्व करते हैं। ये ट्रिक्स एंड मेथड्स मैं कहूंगी 100% एक्यूरेट नहीं है। ये एक तरीका है पेडिग्री को सॉल्व करने का, बट मेरे प्यारे बच्चों दिस इज नॉट अ श्योर शॉर्ट मेथड। आप कहे कि मैम आपने तो ये लिखवाया था, ऐसा क्यों नहीं हुआ। नहीं 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 मेरे प्यारे बच्चों, हर बार सेम चीज नहीं लगती पेडिग्री में, ऐसा ही है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहा है पूरा, ठीक है। यस मैम, या क्लास वॉशरूम भी नहीं जा सकते, थोड़ा इधर उधर होते स्लाइड चेंज हो जाती है बेटा, बेटा ये तो होता ही है। हाँ कॉन्सिजनस में नॉर्मल भी हो सकता है, होता ही होगा अभी तक नॉर्मल, बट अब डिफेक्ट्स ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं, खाना पीना भी चेंज हो गया ना। पहले तुम लोग की तरह वो थोड़ी पड़े रहते थे, वर्जिश करते थे, काम करते थे,
अब तो पड़े भी रहना है, खाना भी गंद है दिन भर, स्प्रिंग रोल खा लेते हैं, मोमोज खा चलते, चल 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 आ उधर मोमोज खाएंगे चटनी में लपेट लपेट के, वो गंदी वाली मेयोनीज में भिगो भिगो के, उसी तेल में जो एक हफ्ते से चल रहा है उसमें तला तला के मोमोज खाएंगे। वो नहीं खाते थे ये सब बकवास। ठीक है, आ लो भाई, सबसे पहला ट्रिक, ऑलवेज लेबल नंबर ऑफ जनरेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ जनरेशन, मान लीजिए कि ये हमारा पेडिग्री है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप बच्चों का क्या होगा, ऑलवेज लेबल नंबर ऑफ जनरेशन, यानी कि ऊपर से स्टार्ट करते हैं हमेशा, ये नंबर 1 जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है, ये थर्ड जनरेशन है। स्टेप नंबर 1 क्या है बच्चों, जैसे आपको पेडिग्री मिलेगा पेपर में या कहीं पे भी, तो आपको सबसे पहले लेबल करना है नंबर ऑफ जनरेशन, ऑलवेज लेबल नंबर ऑफ जनरेशंस। ठीक बच्चों, अब नाउ द सेकंड स्टेप, काउंट द नंबर ऑफ डिजीज्ड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन, यानी कि मान लीजिए डिजीज्ड है, ऐसी मैं रैंडमली बना रही हूँ, ठीक है, कोई ऐसा बनाया नहीं है मैंने, ये डिजीज्ड है, ठीक है, तो इस जनरेशन में कितने डिजीज्ड है, 1, इसमें कितने डिजीज्ड है, 2, इसमें कितने डिजीज्ड है, 3 और 2। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, काउंट करना है आपको कितने डिजीज्ड इंडिविजुअल्स है हर जनरेशन में, काउंट द नंबर ऑफ डिजीज्ड इंडिविजुअल्स इन ईच जनरेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट तीसरा, अब काउंट करने के बाद क्या पता लगा, क्या बीमारी डोमिनेंट है या रिसेसिव, ये हम पता करेंगे। अगर डिजीज इंडिविजुअल हर जनरेशन में है तो यानी कि बीमारी डोमिनेंट होगी ना, तभी तो इतना एक्सप्रेस कर रही है गाइस। अगर बीमारी रिसेसिव होती तो इतने तो डिजीज इंडिविजुअल होते ही नहीं। सो इफ डिजीज इज अकरिंग इन एवरी जनरेशन, वो बीमारी डोमिनेंट टाइप की बीमारी है। कैसी बीमारी है वो, डोमिनेंट टाइप की। अगर हर जनरेशन में ना दिख के किसी किसी जनरेशन में है, ठीक है, तो वो बीमारी रिसेसिव है। इफ डिजीज नॉट अकरिंग इन एवरी जनरेशन, वो बीमारी कैसे हो जाएगी, रिसेसिव। तो जो पेडिग्री मैंने बनाया उसके अकॉर्डिंग बीमारी कौन सी है, जो पेडिग्री मैंने बनाया है इसके हिसाब से कौन सी बीमारी हो सकती है, रिसेसिव या डोमिनेंट, कौन सी बीमारी हो सकती है, रिसेसिव या डोमिनेंट, बीमारी कैसी है, डोमिनेंट। इसके बाद नेक्स्ट है, बीमारी ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पे है, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पे। ठीक है, अब देखिए इधर, अगर बीमारी आपकी ऑटोसोमल बीमारी है, तो अगर फादर डिजीज्ड है, डिजीज्ड फादर से ये बीमारी बेटी को भी जा सकती है और बेटे को भी जा सकती है। ठीक है, और अगर डिजीज मदर है और ऑटोसोमल बीमारी है, तब भी बीमारी डॉटर को भी जा सकती है और सन को भी जा सकती है, तो कोई भेदभाव नहीं है। तो अब आप देखिए यहाँ पे फादर अफेक्टेड है और फादर से बीमारी बेटी के पास भी और बेटे के पास भी है, तो ये बीमारी कौन सी हो सकती है, कौन सी हो सकती है बीमारी, ऑटोसोमल। डोमिनेंट तो थी, और क्या हो सकती है, ऑटोसोमल। अब एक बार एक्स लिंक बीमारी को भी देख लेते हैं। अगर बीमारी एक्स लिंक यानी एक्स क्रोमोसोम पे है, तो अगर फादर में वो बीमारी है, फादर का क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम है, तो ये बीमारी किसके पास जाएगी, डॉटर के पास, पापा की परी के पास। और अगर मदर
XX क्रोमोसोम है, तो ये बीमारी सन के पास जाएगी, मादा लाडला। तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ बीमारी, जहां पापा से बीमारी बेटी के पास जाती है, मदर से सन के पास, दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। So there is a pattern that you find in X-linked बीमारी। लिखिए इसको। तो जो डायग्राम मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग बताओ कौन सी बीमारी है, बताओ कौन सी बीमारी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे ऑफ कोर्स। कुछ क्वेश्चंस बेटा आज मैं होमवर्क दे रही हूं, पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे पेंसिल से, फिर मैं कल सॉल्व कराऊंगी। मैं डायरेक्ट सॉल्व कराऊंगी तो आप कहेंगे हाँ 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 मैम हो गया हो गया हो गया, बट मुझे वो नहीं कराना है। चले, हेलो, वेरी गुड। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, पेडिग्री एनालिसिस। आपको बताना है बीमारी रिसेसिव है या डोमिनेंट ऑन द बेसिस ऑफ पेडिग्री। दूसरा, इसमें आपको इनके जीनोटाइप्स भी बताने हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, सब सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन टू बी डन, एक मैं कराऊंगी फिर एक आप कर लेना। बना लिया सबने? मैम जीनोटाइप कैसे बनाए? सबसे पहले बीमारी पता करो कौन सी है, और अगर अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है
और अफेक्टेड इंडिविजुअल स्मॉल होगा अगर ऑटोसोमल रिसेसिव होगी बीमारी। यही तो है जो आपको पता करना है। सबसे पहले लेबल करो, जैसे ये वाला है फर्स्ट वाला, इसमें सबसे पहले जनरेशन लेबल करो, 1 2 3। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स काउंट करो, इसमें है 1, इसमें 1 2 3 4 4, इसमें 1 2 2, यानी कि कैसी है, डोमिनेंट टाइप की बीमारी है, डोमिनेंट। और फादर से बीमारी बेटी को भी जा रही है, बेटे को भी, तो बीमारी कैसी होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट। कैसी होगी, ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी हो गई। ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर बीमारी है तो यानी कि अगर एक भी कैपिटल एलील आ गया, डोमिनेंट एलील आ गया, तो इंसान क्या हो जाएगा, डिजीज्ड हो जाएगा। तो यानी कि या तो इस कॉम्बिनेशन में बीमारी होगी या इसमें। तो जो अनअफेक्टेड है उनका क्या होगा, स्मॉले होगा। तो यानी कि मदर स्मॉले होगी, फादर इन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर फादर कैपिटल ए है तो सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। तो यहाँ पे आपको सारे बच्चे अफेक्टेड दिख रहे हैं, आप कहेंगे यस मैम, सारे बच्चे अफेक्टेड है, 4 बच्चे और चारों के चारों बच्चे क्या है, डिजीज्ड है। तो यानी कि इस केस में फादर का ये वाला होगा जीनोटाइप, और सारे बच्चे क्या होंगे फिर, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। ये देखो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गए, ये अनअफेक्टेड है, स्मॉल है। अब इस केस में ये अफेक्टेड है, ये हेट्रोजाइगस होगा, स्मॉल है, अनअफेक्टेड है ना। ये भी स्मॉल है, ये भी अनअफेक्टेड है, स्मॉल है, ये अफेक्टेड है, ये हेट्रोजाइगस। लो पूरा सॉल्व कर दिया मैंने। सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपका, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड, ये सब पता करना। ठीक है, नेक्स्ट और लिखवाने हैं बच्चे मुझे। चलो और क्वेश्चंस दे रही हूं मैं, ये सब आपके होमवर्क है। एक बार जब तक बच्चा खुद से नहीं करेगा तब तक कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का। लास्ट ईयर मैंने अपनी 2 साल पुरानी पेडिग्री एनालिसिस की वीडियो डाली थी, अगर आपको याद हो, पेपर से शायद 4 या 5 दिन पहले। 2.25 लाख बच्चों ने देखी थी वो वीडियो, 2.25 लाख बच्चों ने। 2 या 3 दिन पहले डाली थी मैंने, वो भी 2 साल पुरानी, नई रिकॉर्ड भी नहीं की थी मैंने। तो इसलिए खुद से प्रैक्टिस किया करो, जिससे लास्ट में वीडियोस देखने की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए।
करिए इसको। मैंने सबसे टफेस्ट वाले लिए आप लोग के लिए। इसके बाद डिसऑर्डर्स बचे अब आपके, विच वी विल डू, क्वेश्चंस बचे उनके। अगर मुझे लगा मेरे को पहले डिसऑर्डर कराना है तो मैं डिसऑर्डर्स भी पहले करा दूंगी, रिकॉम्बिनेशन और लिंकेज से पहले। 1.5 लेक्चर चाहिए बस मुझे, वही थर्सडे तक विल फिनिश इट ऑफ। यस, नाउ ओवर। अब मैंने 3 टॉपिक का टारगेट बनाया था, तीनों टॉपिक हो गए, टाइम से हो गए। अब बच्चे हमारा क्रोमोसोमल थियरी, लिंकेज बचा है, दैट विल टेक टाइम। बेटा जेनेटिक्स मेरे को लगा 2.5 घंटे की क्लासेस लेके होगा, बट हो गया। यस, हो गया। ठीक है, डन 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 डन। अब ये हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम डिसऑर्डर्स भी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम क्रोमोसोमल थियरी और लिंकेज करेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपस में कनेक्टेड है नहीं, तो वी कैन डू। उसके क्वेश्चंस भी है बहुत सारे। बाय बाय।